अब हम लोग आगे देखते हैं रेशों के गुण। रेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर। प्रॉपर्टी जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी माने संपत्ति, तो क्या है, इसके भी कुछ अपनी संपत्ति है, इसके भी अपने कुछ गुण, इसकी भी अपनी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए वस्त्र बनाने के लिए। मान लीजिए कि हम कपड़ा बनाए, उसमें मजबूती ही नहीं हुई तो सारा मेहनत हमारा बेकार गया। तो कपड़ा बनाने के लिए जो मुख्य मुख्य है तो बहुत सारे, लेकिन जो मुख्य है इतना होना ही चाहिए, इतना आप लोग की जुबान पे रटा होना चाहिए कि कपड़ा बनाने के लिए रेशे में या सूत में जो हम कपड़ा पहनते हैं, XYZ कोई भी कपड़ा हो, तो पर्याप्त मजबूती तो होनी ही होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने मजबूती, मजबूती क्या, जो खींचने पे जल्दी टूटे ना। तो ये क्या होता है, पर्याप्त मजबूती, एडिकेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने मजबूती। तो जैसे मान लीजिए कि हम कैसे इसको मापते हैं, जैसे कोई हम कपड़ा है उसको एक खींचते हैं तो जहां पे टूटता है उसी पॉइंट को हम माप लेते हैं यंत्रों द्वारा कि हाँ इसमें इतनी मजबूती है किसी भी रेशे को बनाने का। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि हमारे जितने आर्टिफिशियल जितने भी नायलॉन, जेफरान, आरलान, पॉलिस्टर, इन सब में बहुत मजबूती होती है। इस किसकी अपेक्षा, कॉटन, लिनन, जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशों में उतनी मजबूती नहीं होती है जितना कि आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर में होती है। क्यों, क्योंकि कपास, कपास में आप लोगों से सूती में उतनी मजबूती नहीं होती। किसमें होती भी, नायलॉन का, कोई नायलॉन का बनियान या कुछ भी पहन के देखिए 2-3 साल तक आप पहनते रहेंगे, उसमें कुछ भी उसमें का बेकार नहीं होता है। इसलिए रेशा बनाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, सबसे पहले तो पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। दूसरी चीज है क्या, संतोषजनक लंबाई, सेटिस्फैक्ट्री लेंथ। क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री लेंथ। सेटिस्फैक्ट्री लेंथ, संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको करघे पे चढ़ाएंगे, लूम पे चढ़ाएंगे, जब उसमें लंबाई नहीं रहेगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए कितने कपास का कितनी लंबाई का होता है कपास का रेशा, कपास का रेशा आपका आधी इंच से 2.5 इंच तक, आधी इंच से 2.5 इंच तक होता है आपका कपास का रेशा। ये इस किस में नापा जाता है, इंच, इंच का मार्क से है ये क्या किसका निशान है, इंच। तो हम इसको किसमें जो, अब देखिए लंबाई के आधार पे हम रेशे को 2 प्रकार में बांटेंगे, एक फिलामेंट, एक स्टेपल। फिलामेंट क्या होगा कि जिसको हम फीट या मीटर में नापते हैं, जैसे प्राकृतिक रेशों में आपका सिंगल आएगा रेशम, जिसको हम क्या करते हैं 1200 फीट 1800 फीट तक के लंबे होते हैं इसके रेशे। तो जो लंबाई है उसमें प्राकृतिक में वो कम होती है अपेक्षाकृत मैन मेड या आर्टिफिशियल के, लेकिन इसमें एक में होती है ओनली वन, वो होता है रेशम। रेशम, अच्छा इसका जो 2 प्रकार हम बताए, पहला क्या है फिलामेंट, लंबाई के आधार पे हम रेशों को 2 भागों में बांटेंगे, एक होगा फिलामेंट, दूसरा आपका होगा स्टेपल। फिलामेंट जिसको हम मीटर या फीट में नापे, स्टेपल जिसको हम इंच या डेनियर में नापे, वो हमारा होगा ये इसकी लंबाई नापने के मानक है, उसके मात्रक है। तो आधे इंच से 2.5 इंच या इसी का हम देख लेते हैं 12 से 20 इंच तक आपका क्या आ जाएगा, लिनन आ जाता है। तो इसको हम किस में नापेंगे, इंच में। थोड़ा सा इसको हम और बताएं आप लोग को, यानी कि लंबाई के आधार पे रेशे 2 होंगे, 2 प्रकार से। एक होगा फिलामेंट, फिलामेंट, दूसरा होगा स्टेपल। इसको ऐसे ही हिंदी में लिख सकते हैं आप इसी का, फिलामेंट, और इसको लिखेंगे स्टेपल। अब फिलामेंट स्टेपल किस में नापेंगे, इंच, इंच या डेनियर। इसको किस में नापेंगे, फीट या मीटर, फीट या मीटर, क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं। जितने भी आपके सिंथेटिक हैं, रासायनिक रेशे हैं, मैन मेड फाइबर है, आप भाई उनको जितना चाहे उतना लंबा बना ले, लेकिन जो कपास है, लिनन है, इन सब क्या होते हैं, ये छोटे रेशों में आते हैं।
और कपास का रेशा कितना होता है, आधे इंच से 2.5 इंच तक की लंबाई का होता है। लेकिन इसमें हम कितना तक नापते हैं, स्टेपल में आधी इंच से लेके 17 सेंटीमीटर तक, आधी इंच से लेके 17 सेंटीमीटर तक होते हैं, क्योंकि इसमें ऊन जो होता है, ऊन का रेशा लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक होता है। तो सेंटीमीटर में हम किस फाइबर को नापते हैं, स्टेपल। अगला है आपका आ जाता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, एक रेशे में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी माने क्या है, लचीलापन, तनाव, दबाव सहने की क्षमता। मान लीजिए लूम पे हम कपड़े को चढ़ा रहे हैं, लूम पे हम ये ताना बाना बना लिए, ये हो गया लंबाई वाला ताना, और ये बेड़ी रेखा क्या हो गई, बाना। इसको बोलते हैं वार्प और इसको बोलते हैं वेफ्ट इंग्लिश में। तो ये जो ताना है, अगर इसमें लंबाई मान लो कि लचीलापन नहीं होगा, लचीलापन माने कोमलता कह ले, या आपके किसी भी स्थिति में ढलने की क्षमता, अगर इसमें नहीं होगा तो इसको कह रहे ये खट खट टूट जाएगा, तो क्या हमारा कपड़ा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कपड़े में एक गुण का होना बहुत आवश्यक है, वो क्या है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि तनाव दबाव जिस भी स्थिति में आए अपने आप को एडजस्ट कर ले, वो कहलाता है लचीलापन। फिर आता आपका प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता। जैसे हम समझाते चल रहे हैं ना, इसको मिटाते चल रहे हैं। प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, इलास्टिसिटी, रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी, रेजिलेंसी एंड इलास्टिसिटी, रेजिलेंसी क्या है, रेजिलेंसी मतलब सिकोड़ने पे, मोड़ने पे, दबाव देने पे अपने वॉल्यूम में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, ये हम इधर से मोड़ दिए, इधर से मोड़ दिए, इधर से मोड़ दिए, इधर से मोड़ दिए, फिर किसी चीज द्वारा इसको दबा दिए, फिर ये धीरे धीरे अपने आकृति को ग्रहण कर ले, वो आपका कहलाता है प्रतिस्कंदता। देखो ये दोनों बहुत सिमिलर वर्ड है, बार बार आपको ये कंफ्यूज करेंगे। तो मोड़ने पे, सिकोड़ने पे, दबाव देने पे जो अपने आप को, कोई एक कपड़ा हम लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे, कौन सा कपड़ा लें, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई भी मेन आपका आता है ऊनी, अगर मान लो ऊनी कपड़े को ऐसे ऐसे आपने फोल्ड कर लिया, मोड़ के इसको खूब मशीन से किसी ऐसे तेज से दबा दिए, फिर दबा देने के बाद ये देखो धीरे 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 करके क्या होगा, अपनी स्थिति में फूल के हो जाएगा जितनी इसकी स्थिति थी। या यूं समझ लीजिए जब हम सूटकेस में कपड़े भर के ठूस ठूस के भरते हैं, उसके बाद जब हम खोलते हैं कपड़ों को, जब उसमें सूटकेस में से निकाले और जो कपड़ा फूल के अपनी स्थिति में आ जाए, अपनी पुरानी स्थिति, पूर्वाकृति को, जो पूर्व में उसकी आकृति थी उसको, जैसे मान लो ऊन, ये देखो स्वेटर है ना, इस स्वेटर को कितना भी आप दबा देंगे, जब इसको छोड़ेंगे, जब ये फ्री होगा तो अपनी स्थिति को ग्रहण कर लेगा। ये कहलाती है आपकी प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी। क्या कहलाती है, रेजिलेंसी। मान लीजिए इतना है, इसको इतने में हमने मोड़ दिया किसी चीज से भारी दबाव देके, फिर जब छोड़ा तो धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ गया। तो ये पुराने अपने वॉल्यूम को, अपनी आकृति को, अपनी आयतन को ग्रहण कर ले, वो कहलाता है क्या, प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता। और ये क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने बच्चे मान लो इलास्टिक, जो बच्चों के चड्डी में या कहीं भी इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक जो डाला जाता है, बस उसको खींचो और लंबाई, अपनी पूर्व लंबाई को फिर से ग्रहण कर ले, वो कहलाती है इलास्टिसिटी। क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी माने अपनी पूर्व लंबाई, यही इसमें अंतर है। प्रतिस्कंदता क्या करता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब में फिर से आ जाता है पूर्वाकृति। इलास्टिसिटी क्या करती है, जैसे आपने लंबाई से खींचा, मान लो कोई पैजामा पहनाया, उसमें इलास्टिक डली है, उसको वो फैल गया, जब आप उसको निकाले फिर वो सिकुड़ गया, तो क्या किया, वो अपनी लंबाई को फिर से ग्रहण कर लिया।
वो कहलाती है आपकी इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी ये कहलाती है आपकी प्रत्यास्थता। समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट करना, हम फिर से समझाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत नजदीकी वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे से इतने पास हैं कि बार बार भूल जाता है। अगला आपका आता है बंधन क्षमता, कोसिवनेस, कोसिवनेस, बंधन क्षमता। बंधन क्षमता या इसको आप लिख सकते हैं आपस में सटने की क्षमता, आपस में सटने की क्षमता। बहुत सिंपल एग्जांपल इसका, बड़े आराम से आप लोग समझ लेंगे। आपस में सटना की, जैसे मान लो हमारे घर में रुई है, रुई का हम बत्ती बनाते हैं, उसको ऐसे रगड़ देते हो एकदम चिपक जाती है, वो फिर उजड़ती नहीं है। इसीलिए कपास का रेशा इतना छोटा होते हुए भी उसके बड़े बड़े बना लिए जाते हैं रेशे, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है, कोसिवनेस। अगर कपड़ा रेशा एक दूसरे से चिपके ना तो कपड़ा बन ही नहीं सकता। कैसे हम लोग बनाएंगे? क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो नमदा वगैरह बनते हैं, जो चटाइयां बनती है, कालीन बनती है, वो बुने थोड़ी जाते हैं, वो रेशे एक दूसरे में उलझा के कुछ एडेसिव एजेंट डाल के उसको ताप और दाब के कंडीशन में रख के उसको चिपका दिए जाते हैं। अब यही देखिए, यही चिपकाया गया है, ये देखिए, ये डस्टर का हिस्सा चिपकाया गया है। तो ये क्या है? कोसिवनेस, इसमें ये क्षमता थी एक दूसरे के साथ चिपक जाने की, फिर ना छूटने की। और सबसे सिंपल एग्जांपल, आप सबके घर में रुई होगा, काटन होगा, उसकी आप बत्ती चाहे जितनी पतली बना लीजिए, जैसे बना लीजिए, वो फिर उजड़ती नहीं है, वो उसमें चिपकी ही रहती है। तो अगर ये क्षमता नहीं होगी तो आपका कपड़ा नहीं बन पाएगा। उसको हम बोलते हैं कोसिवनेस, आपस में सटने की क्षमता या परस्पर सटने की क्षमता। अगला आता है कोमलता और सूक्ष्मता, फाइननेस, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस। कोमल, भाई आपके ऊपर आप कपड़ा पहनेंगे, अगर कपड़ा कोमल नहीं होगा, कपड़ा अच्छे से सेट नहीं होगा, तो हमें पहनने में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो उसके लिए क्या कपड़े में ये गुण होना चाहिए? कोमलता, कि आप पहने तो आपको ये ना लगे कि यहाँ से धस रहा, यहाँ से धस रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा? इरिटेशन होगा, आपकी स्किन को भी अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। अगर कपड़ा कोमल होगा, सॉफ्ट होगा, तो आप पहन के बिल्कुल फ्री रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नमी और शोषण क्षमता, नमी, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी आपकी जो होती है सबसे ज्यादा नमी, ये किसमें सबसे ज्यादा जो नमी सोखने की क्षमता होती है, या जो अवशोषण क्षमता होती है, एब्जॉर्बेंसी, नमी माने मॉइस्चर, और ये क्या है? एब्जॉर्बेंसी, जैसे पानी में डाला, पानी सोख लिया, और नमी अलग चीज है। कपड़ा सुखाने के बाद भी हल्का ठंडापन फील हो, उसमें कुछ लगे कि नहीं अभी भीगा भीगा है, जैसे सूती कपड़े हम लोग लाते हैं, धूप से निकाल के भी, धूप से उठा के लाते हैं, 1-2 घंटा बाद लगता है नहीं ये तो ठंडा है, अभी ठंडा लग रहा है, अभी शायद सूखा नहीं है। वो क्या है? नमी है, मॉइस्चर है। जैसे हम लोग ठंडी का दिन आ गया, वैसलीन लगाते हैं, तो चेहरे में क्या होता है? मॉइस्चर बना रहता है, जो अच्छा रहता है वो 2-3 घंटे के लिए मॉइस्चर बना रहता है, स्किन को नम रखता है, क्योंकि ठंडी में क्या होती है? स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये नमी अलग चीज हो गया। और अवशोषण, एब्जॉर्बेंसी, एब्जॉर्बेंसी, तो ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा रेयान, 90 से 95% रेयान, फिर सूती, फिर लिनन, फिर रेशम। इसके साथ आप उतना ही लगभग किसमें भी है? उतना ही लगभग नायलॉन में भी होती है, 10 से 12%, 10 से 12%। तो ये सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा रेयान में, सूती में, लिनन में, रेशम में, नायलॉन में। इसका एक टेबल आपको हम देंगे, आप अपने आप से पढ़ लेना कि किसमें कितना होती है। ये देखिए, एक सीक्वेंस हमने बना दिया है कि ये इतना लगभग सबसे, अगर हाईएस्ट एब्जॉर्बेंसी है जिसमें, लेकिन नमी जब सबसे हाईएस्ट है वो किसमें है? सूती में। सूखने के बाद भी नम लगेगा, सूखने के बाद भी ठंडा लगेगा। अगला आपका आता है चमक। एक कपड़े में देखिए चमक होना बहुत जरूरी है। सूती कपड़ा है, लिनन कपड़ा है, उसमें चमक नहीं होती है, कितना रफ लगता है। हम कितना भी अच्छा सूती कपड़ा खरीद लें, एक धुलाई 2 धुलाई के बाद इतना रफ लगने लगता है कि लगता है कि अब ये पहनने लायक नहीं है। इसलिए कपड़े में चमक होना बहुत जरूरी है। रेशम का कपड़ा क्यों ज्यादा लोग पसंद करते हैं? कितना अच्छा उसमें चमक भी होता है,
और वो सेट भी होता है, हल्का भी होता है, मतलब एक अच्छे वस्त्र में जो गुण होने चाहिए वो सब होते हैं। तो चमक जो होता है वो सबसे अच्छा प्राकृतिक रेशों में देखा जाए तो सबसे अच्छा किसमें होता है? रेशम। रेशम बोले तो सिल्क। और सिल्क कौन सा रेशा है? प्राणिज। किससे पाया जाता है? प्राणिज, सॉरी, प्राणिज। और इसमें उसके अलावा जो रेयान होता है, रेयान तो मान लीजिए कि कृत्रिम रेशम तो है ही है, रेयान को नाम ही कृत्रिम रेशम। सूर्य की परावर्तित किरणें इतना ज्यादा इसमें है कि इसकी चमक कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड उसमें डालना पड़ता है ताकि इसकी चमक को कम किया जा सके, आंखों को चुभने वाली होती है। समानता, यूनिफॉर्मिटी, रेशों में समानता होना भी बहुत ही जरूरी है। जितना अन्य ऊपर सब आपको बताए उतनी ही जरूरी क्या है? समानता। समानता किस किस चीज की? समानता, यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्या क्या होना, समानता में क्या क्या होना चाहिए? लंबाई समान हो, चौड़ाई समान हो, व्यास समान हो। इससे क्या होगा कि कपड़े जब हम लूम पे चढ़ाएंगे तो एक तरीके के, एक तरह के कपड़े उतर के आएंगे, नहीं तो कोई लंबा होगा कोई पतला होगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? समानता लाने के लिए रेशों को खींचा जाता है, और जो रेशों को खींच के बराबर किया जाता है वो कहलाता है दीर्घीकरण। दीर्घीकरण, इलांगेशन। दीर्घीकरण का क्या मतलब है कि मान लीजिए कुछ असमान रेशे हैं, उनको खींच दिया जाता है। और दीर्घीकरण का मतलब कि जब खींच दिया जाए, जैसे मान लो ऊन को, कपास और लिनन में तो दीर्घीकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें उतना ज्यादा लचक नहीं होती, तो उसको हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब समान ऊन वगैरह है उसको देखो हम खींच लेते हैं तो फिर अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आता, वो खींचा ही रह जाता है। तो जो खींचा ही रह जाए उसको हम बोलते हैं दीर्घीकरण। और वो किस काम में आता है? आपका समानता, आपके रेशे को समान करेगा, लंबाई में समान करेगा, फिर चौड़ाई में समान, ताकि हमें एक अच्छे वस्त्र के लिए रेशा तैयार हो सके। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, समानता, एक तरीके का। दीर्घीकरण को बोलते हैं इलांगेशन, माने जब हम रेशे को खींच लें फिर वो अपनी स्थिति में ना आए, एक बराबर लंबाई का मिल जाए, उसको हम कहते हैं दीर्घीकरण। अगला आपका आता है घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। घनत्व आप कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक बाल्टी में आपने पानी रख दिया, ये पानी आपका हो गया। अब घनत्व किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं लोहे की कील उसमें डूब गई, क्यों? क्योंकि वो जितना स्थान घेर रहा था उतने स्थान में अगर कोई चीज भारी होता है तो नीचे चला जाता है, हल्का होता है तो ऊपर तैरता रहता है। इससे हम उसका क्या निकालते हैं? घनत्व। तो क्या होगा इसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम देखेंगे कितना वजन है रेशे में। जितना भाई वजन होगा, बहुत वजन के भी वस्त्र अच्छे नहीं होते, बहुत हल्के भी अच्छे नहीं होते, उड़ते हैं। मान लीजिए रेशे उसे में क्या किया जाता है? आयरन के कण, धातुओं के कण उसमें चिपकाए जाते हैं ताकि थोड़ा भारीपन आए। तो इसलिए क्या होता है, हम इसका निकालते हैं घनत्व। जैसे मान लीजिए अगर यही पानी यहाँ तक भरा है, हम रेशे को डाले, वो यहीं तैरता रह गया। और वजन का होगा वो थोड़ा मिडिल तक आएगा, और वजन का होगा वो थोड़ा नीचे तक आएगा। इस हिसाब से क्या होता है? सबसे हल्का घनत्व किसका होता है? ओलफिन। ओलफिन जो रेशा होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है 0.92। उसके बाद आपके 3 होते हैं जिसका घनत्व 1 बराबर होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा नायलॉन, फिर रेशम। ये हल्के से भारी की तरफ जा रहे हैं। फिर आपका ऊनी, और 3 का एक समान होता है 1.52। ये आते हैं आपके कपास, लिनन और रेयान। कपास, लिनन और रेयान। ये होता है 1.35, ये होता है 1.25, ये होता है
1.14। ये आपके क्या होते हैं, ये सबके घनत्व है, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। घनत्व मतलब ये ओल्फिन क्या होगा कि आपको बिना उसमें भारी कुछ धातु या किसी भी चीज का बिना यूज किए हम कपड़े पहन ही नहीं पाएंगे, इतने हल्के होंगे। ये क्या होते हैं, ये देखो पहनने योग्य होती हैं। 1.52 इन तीनों का एक ही है, इसलिए आप एक याद करिए, ये 3 आपके कवर हो जाएंगे। और ये दोनों बिल्कुल पास पास के हैं, बस 10 का अंतर है। ये देखिए 25-35, फिर उसके बाद आपका नायलॉन आ जाता है, वोल्फिन आ जाता है। ये आपका हो गया घनत्व। अब आ गया एब्रेशन रेजिस्टेंट पावर। एब्रेशन अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, एब्रेशन रेजिस्टेंट पावर। या अब एब्रेशन क्या है, अपघर्षण। अपघर्षण में जैसे मान लो कि सूती कपड़ा लिए, लिनन का कपड़ा लिए, या जो भी हम कपड़ा धुलाई कर रहे हैं उसको रगड़ते हैं ना ब्रश मार मार के, मान लो कॉलर हो गया, पफ हो गई, या साड़ी में नीचे फाल हो गया, जहां जहां गंदगी लगती है उसको हम क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं, ब्रश मार के धोते हैं। तो वो क्या होता है, उसको सहने की क्षमता क्या होती है, एब्रेशन पावर। अपघर्षण जो रगड़ है, या मान लो कि हमारे यहाँ आर्मपिट के नीचे हम कपड़ा पहनते हो तो यहाँ कितनी रगड़ मिलती है, तो इसको सह ले, ये फटे ना। यहाँ पे देखो कितनी रगड़, कपड़े को कितना खींचतान सहना पड़ता है, तो वो होता है एब्रेशन पावर। कपड़े में अपघर्षण क्षमता कितना है, रगड़ सहने की क्षमता कितनी है, वो कहलाता है आपका अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता या एब्रेशन रेजिस्टेंट पावर, जो कि कॉटन में, लिनन में, इन सब कपड़ों में बहुत होती है। फिर आपका आता है विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जैसे कौन कौन से कपड़े ताप के सुचालक हैं, कौन कौन से कुचालक हैं। तो सुचालक क्या हमारे हैं, जैसे मान लो कि हमारा सूती है, लिनन है, ये सब क्या है, सुचालक है। ऊन है, ऊन में जाली बीच में हवा भर जाती है, उसमें हमारे हवा जाके फंस जाती है, इसके लिए ये एक और आएगा, ये ऊन का देखिए ये पावर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए क्या करती है, गर्माहट, गर्माहट देती है। इसमें क्या होता है कि हवा जाएगी, हवा निकल भी आएगी, वो होती है कि विद्युत संवाहकता। उसमें अंदर विद्युत बनने नहीं पा रहा। विद्युत कब बनता है, जब सतह एकदम चिकनी हो और उसमें कुछ धूल मिट्टी लगे तो उससे उसका घर्षण होता है और क्या होता है, चिड़चिड़ाहट निकल के आती है, वो कहलाता है विद्युत संवाहकता। यानी कि कपड़ा सुचालक है उष्मा का या कुचालक है। अगला आपका कहलाता है ज्वलनशीलता, फ्लैमाबिलिटी, फ्लैमाबिलिटी। आग सहने की कितनी क्षमता है, आग सहने की क्षमता को हम बोलते हैं ज्वलनशीलता या फ्लैमाबिलिटी। जैसे कपास है, लिनन है, इन सब में क्या होती है, धीरे धीरे आग पकड़ती है। और ये ऊन है, रेशम है, ये सब क्या करते हैं, गल जाते हैं, गल के चूते हैं, और इसमें क्या होती है, धीरे धीरे आग पकड़ती है। लेकिन इसी जगह अभी रेयान का नाइट्रोसेल्यूलोज ले लिया जाए, नायलॉन ले लिया जाए तो बड़ी तेज से आग पकड़ लेती है। तो कितना आप ये आग को कितना धीरे धीरे पकड़ रहा है, कितना इसमें सहने की क्षमता। मान लो किसी को आग लग गया, गृहिणी खाना बना रही, अब हाई फ्लेमेबिलिटी होगा, हाई ज्वलनशील पावर होगी, तो इकट्ठे जल जाएगा, पूरा शरीर जल जाएगा। इसलिए इस सब क्षेत्र, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के हमारे कॉटन लिनन कपड़ा पहनने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए सरकार ने इसमें बैन लगा दिया है कि ज्वलनशीलता वाली जो है फ्लेमेबिलिटी फिनिशिंग परिसज्जा हर कपड़े पे किया जाए। पहले देखे नायलॉन वायलॉन कितना ऐसे मिलता था, अब नायलॉन जल्दी देखने को उस तरीके से नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि कपड़ा सस्ता हो या महंगा हो, सब पे ये फिनिशिंग, ये परिसज्जा हुई रहती है अग्नि प्रतिरोधक की। कौन सी, अग्नि प्रतिरोधक परिसज्जा, अग्नि प्रतिरोधक परिसज्जा। फिर क्या है, कीट, फफूंद, सूक्ष्म जीवाणु, इंसेक्ट, फंगस, इंसेक्ट, फंगस और सूक्ष्म जीवाणु के किस कपड़े में लगते हैं, किस में नहीं लगते हैं, इसकी हमें जानकारी भी होना जरूरी है। ये गुण को भी हम जान लें। तो कीट जो है, कीड़े जो लगते हैं,
या फफूद या जो चित्तियां लगती हैं, जो काली काली चित्तियां, जैसे बारिश में जब नमी, कपड़े में नमी बनी रहती है या माड़ लगा रहता है, जैसे जो हम माड़ लगाते हैं सूती कपड़े में है, लिनन कपड़े में है, या जिसमें भी हमें माड़ की आवश्यकता होती है, उसमें जब हम लगाते हैं तो और अगर उसमें नमी मिल गया, बारिश का मौसम, तो क्या होती है, काली 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 चित्तियां पड़ जाती हैं। ये क्या है, ये कहलाती है फफूद। और जो प्रोटीन फाइबर है, ऊन और रेशम, उनमें क्या लगते हैं, कीड़े, उनको कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। फफूद से बचने के लिए नेफ्थॉल की गोली रखी जाती है। ये डायरेक्ट नहीं रखी जाती है, किसी कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट के, नहीं तो क्या करेगा, कपड़े का रंग उड़ा देगा। क्या करेगा, कपड़े का रंग उड़ा देगा। और कपड़ा रखने से पहले, कपड़ा अगर बॉक्स में या साफ करके कहीं रखने जा रहे हैं तो माड़ उतार देना चाहिए, कपड़े का माड़ उतार देना चाहिए, फिर कपड़ा रखना चाहिए। और फुनैन, जिसको हम लोग घर में कहते हैं फुनैन की गोली, वो महकता है, वो मारता नहीं है, वो कीड़े को भगाता है, उसमें ऐसी महक होती है। फिर अगला आपका क्या है, शोधक पदार्थों का प्रभाव। शोधक पदार्थों का प्रभाव, शोधक पदार्थ आपके कौन से हैं, डिटर्जेंट, साबुन, निरमा, आपकी जो इजी जो भी आ रहे हैं, जैसे कपड़े धुले जाते हैं उसमें भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, माइल्ड होते हैं, मृदु होते हैं। तो कपड़े को, जैसे मान लीजिए कि सूती है, सूती को हल्के छारिए, कपड़े से हल्के छारिए, डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। और ऊनी या प्राणिज कह लो, प्राणिज ऊन या रेशम को उदासीन, न्यूट्रल डिटर्जेंट या हल्के क्षारीय, सॉरी अम्लीय, क्योंकि ये इनकी प्रकृति, इसको थोड़ी सहने की क्षमता इसमें होती है। तो कैसे होने चाहिए, क्षारीय या अम्लीय का ध्यान में रख के, या ऊनी और रेशमी कपड़े मेनली क्या यूज करना चाहिए, उदासीन, मतलब बहुत हल्के, न्यूट्रल जो होते हैं वो डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। ताप का प्रभाव, कौन सा कपड़ा कितना गर्माहट दे रहा है, कितना उसमें ताप बन पा रहा है। जैसे मान लीजिए आप सूती कपड़ा पहनते हैं, तो सूती कपड़ा, भले ऊनी कपड़ा भारी पहनेंगे, लेकिन सूती कपड़ा जो होगा आपकी ऊनी से कम ठंड, कम गर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जाली होती है, जालियां होती हैं, इसमें क्या करते हैं, वायु को फंसा लेते हैं, रोक लेते हैं। इसीलिए हम लोग को एक क्वेश्चन आप लोग भी जानते होंगे, पढ़ा जाता है, एक चादर की अपेक्षा एक मोटा कंबल ओढ़िए, उसकी अपेक्षा दो पतले ओढ़िए तो उसमें ठंड कम लगती। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच हवा आके फंस जाती है, वो जाने नहीं देती है। इससे जालीदार जो कपड़े होते हैं उसमें क्या होता है, हवा फंस जाती है और वो वापस नहीं जाने देती, इसीलिए क्या होता है, हमें गर्माहट फील होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग पढ़िए। हम लोग कल पढ़ेंगे, रेशे की संरचना देखेंगे, रेशे की संरचना, कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन से रेशे की संरचना होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण है। थैंक यू।